चलती रहती है, ये अल्टरनेट रूप में चलती रहती है, एक बार राइट साइड के ओवरी में और एक बार लेफ्ट साइड के ओवरी में माहवार। ठीक है, तो मान लो कहने चाहिए इस ओवरी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया चल रही है, तो लगभग कहने चाहिए 14वें दिन में किसका निर्माण होगा, ओहम का निर्माण होगा, अंडाणु का क्या होगा, निर्माण होगा। क्लियर। अब मेल और फीमेल दोनों के बीच कहने चाहिए क्रॉस होती है, क्रॉस होने के बाद में जो मेल का जो स्पर्म होता है यहाँ पर कहना चाहिए करोड़ों की संख्या में प्रविष्ट करा देते हैं। मैथुन क्रिया के अंत में कहना चाहिए इजेकुलेशन की क्रिया होती है, स्खलन की क्रिया होती है। स्खलन की क्रिया में कहना चाहिए शुक्राणु युक्त सीमेन, स्पर्म युक्त सीमेन, ये कहना चाहिए फीमेल के जो मादा जनन नलिका होती है इसमें ऊपर चली जाती है। क्लियर। इसमें कहना चाहिए लगभग क्या होता है, सीमेन होता है, ये इनकी मात्रा 3 से 4 ml तक होती है। ठीक है। इसमें कहना चाहिए जो स्पर्म होती है इनकी संख्या 6 करोड़ से 20 करोड़ तक होती है। ठीक है। यदि इनकी मात्रा कम हो जाती है तब उसको ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। इनकी मात्रा मान लो नहीं होती है, केवल ये रहेगा सीमेन, तब उसको एजोस्पर्मिया कहा जाता है। कम है तो ओलिगोस्पर्मिया और नहीं है तो एजोस्पर्मिया। और इस स्पर्म की गति कितनी होती है, 3 से 4 mm प्रति मिनट, मतलब प्रति मिनट इनकी गति कितनी होती है, 3 से 4 mm होती है। ठीक है। यदि इनकी गति मान लो नहीं है, स्पर्म तो है करोड़ों की संख्या में लेकिन उसकी गति नहीं है, तब उसको नेक्रोस्पर्मिया कहा जाता है। नेक्रोस्पर्मिया मतलब ये अंडाणु तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो क्या है, गति नहीं है, तो अंडाणु को फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ओलिगोस्पर्मिया कम है तो भी आसानी से निषेचन नहीं हो पाएगा। एजोस्पर्मिया नहीं है तो भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगा। इनकी गति कम है तो वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा और फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं हो पाएगा। क्लियर। तो कहना चाहिए यहां से जब यहां तक पहुंचती है, ठीक है, तो इनकी संख्या लगातार क्या होती जाती है, कम होती जाती है। क्यों कम होती जाती है, क्योंकि कहना चाहिए जनन नलिका क्या होती है, सक्रिय होती है। ठीक है। तो यहाँ पर अधिकांश इस नलिका में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है जी, इस नलिका में डेथ हो जाती है। यहां से जाते जाते कहना चाहिए अधिकांश क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जब ये आसपास में पहुंचती है तो इनकी संख्या केवल कितनी होती है, 100 के आसपास होती है। अब ये क्या है, ओहम है, जिसका निर्माण कहना चाहिए 14 डेज के आसपास हुआ था, 11वें से 18वें दिन के बीच में। ठीक है। अब ये कहना चाहिए यहाँ पर ये स्पर्म पहुंच गया, ये भी स्पर्म है, ये भी है, ये भी है। इसमें फर्टिलिन, इसमें एंटी फर्टिलिन, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए इसमें हार्मोन पाए जाते हैं। फर्टिलिन, एंटी फर्टिलिन, जो एक दूसरे को कहना चाहिए प्राकृतिक रूप से क्या करते हैं, उसको आकर्षित करते हैं। क्लियर। इसके कारण मान लो कहना चाहिए ये जो लेफ्ट ओवरी है, यदि इसमें अंडाणु यहां निर्माण हुआ है तो सभी कहना चाहिए शुक्राणु इधर आएंगे। ठीक है। दोनों में कहना चाहिए एक साथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया नहीं होती है, अलग अलग होती है, अल्टरनेट, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्लियर। तो यहाँ पर 100 के संख्या में पहुंचती है तो इस अंडाणु में एक फर्टिलाइजेशन कोन बनेगा, निषेचन शंकु बनेगा। ठीक है। मतलब एक उभार बनेगा, उसी को निषेचन शंकु कहते हैं। और जहां पर शंकु बनेगा वहीं से शुक्राणु क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। इसके जैसे प्रवेश होने के बाद ये कोन क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और ये ऐसे क्लोज हो जाएगा और इसमें दूसरा शुक्राणु कभी भी प्रवेश नहीं करेगा। क्लियर। उसके बाद ये देखा जाता है, यहीं से कई बार नीट में क्वेश्चन आता है पीएमटी वगैरह में, जो शुक्राणु होता है अंडाणु में प्रवेश करता है तो कौन से क्षेत्र से प्रवेश करता है। इसमें 2 क्षेत्र होते हैं, मतलब ये मान लो अंडाणु है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो इस तरफ को हम लोग बोलेंगे एनिमल पोल, इस तरफ को बोलेंगे वेजिटल पोल। ये निष्क्रिय ध्रुव और ये सक्रिय ध्रुव। तो सक्रिय ध्रुव में कहना चाहिए कोशिका द्रव्य क्या होती है, साइटोप्लाज्म ज्यादा मात्रा में होती है
और जो वेजिटल पोल होता है, निष्क्रिय ध्रुव होता है, इस तरफ क्या पाई जाती है, ज्यादा मात्रा में योग पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे शुक्राणु हमेशा किस क्षेत्र से प्रविष्ट करती है, एनिमल पोल, सक्रिय ध्रुव, मतलब निषेचन शंकु यहीं पर बनेंगे और शुक्राणु इसी तरफ से क्या करेगा, प्रविष्ट करेगा। क्लियर। अब इसमें प्रविष्ट करने के बाद जब दोनों आपस में मिल जाती है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड जायगोट बन जाएंगे। ये निषेचन की क्रिया है ये। क्लियर। निषेचन की क्रिया कहने चाहिए दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक होता है एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। जब शरीर के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, जब निषेचन शरीर के अंदर होती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे रेप्टेलिया एविस मैमल्स, रेप्टेलिया एविस मैमल्स में क्या होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर। मेंढक में कहना चाहिए शरीर से बाहर होती है। जो कहना चाहिए फीमेल मेंढक होती है उनकी अंडाणु कहना चाहिए शरीर से बाहर निकाल देते हैं जल में, और शरीर के बाहर कहना चाहिए जब उन दोनों का मिलन होता है अंडाणु और शुक्राणु का, तब उसको क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। मछलियों में भी कहना चाहिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रॉग में भी होता है, मतलब एम्फीबिया में। जो उच्च जंतु होते हैं रेप्टेलिया एविस मैमल्स, इन दोनों में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है शरीर के अंदर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, 1 मिनट के लिए रुकते हैं। अब अध्ययन करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण। वैसे सेक्स डिटर्मिनेशन को हम लोग जो जेनेटिक्स चैप्टर है वहां पर अध्ययन कर चुके हैं, इनका विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पिछले वीडियो में सेक्स डिटर्मिनेशन का अध्ययन ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग नहीं किए हैं। किसमें किए हैं, जो जेनेटिक्स का चैप्टर है वहां पर किए थे। ठीक है, तो एक बार पुनः बता देता हूँ। मान लो कहना चाहिए ये क्या है, फीमेल, और ये क्या है, मेल। ठीक है, इन दोनों के बीच क्रॉस होगा तो फीमेल में हमेशा क्या बनती है, ओहम बनेगा। क्या बनेंगे, हमेशा इसमें ओहम बनेंगे, अंडाणु बनेंगे। इसमें क्या बनती है, स्पर्म बनती है। क्लियर। तो आप लोगों को पता होगा जो फीमेल में ओहम बनती है उनका पोजीशन हमेशा क्या रहेगा, ये ओहम है, ये हमेशा 22+X ही रहेगा, क्योंकि इसमें कितनी होती है, 46 होती है। तो इनका पोजीशन क्या होता है, 44+XX। टोटल संख्या कितनी होती है, 46। ठीक है, 44+XX मतलब 46 होती है। तो ये कहना चाहिए इसमें जो अंडाणु बनेंगे हमेशा उसमें पोजीशन इस प्रकार से रहेगा, 22+X। इनके आधे कर दिए 22 और इनका 1 ले लिए। क्लियर। अब कहना चाहिए ये जो स्पर्म बनेंगे इसमें आप लोग याद रखेंगे हमेशा 2 प्रकार के इसमें स्पर्म बनते हैं। क्लियर। इसमें होता है 22+X, इसमें होता है 22+Y, क्योंकि इनका पोजीशन क्या होता है, 44+XY। तो 44 को हम लोग आधे आधे कर दिए, ये 22 ये 22, ये XY है तो एक में X को ला दिए और एक में Y को ला दिए। क्लियर। तो जब मेल और फीमेल दोनों के बीच कहने चाहिए क्रॉस होती है। ठीक है, तो क्रॉस होने के बाद में ये जो स्पर्म होते हैं ये कहना चाहिए करोड़ों की संख्या में होती है। तो करोड़ों की संख्या में होती है तो 50% क्या रहेगा, ये आधे क्या रहेगा, 22+X वाले रहेंगे। ठीक है, आधे क्या रहेंगे, 22+Y वाले रहेंगे। ठीक है, टोटल 23 तो है, तो कहने चाहिए आधे क्या होती है, 22+X, आधे क्या होती है, 22+Y, 50-50। अब कहने चाहिए निषेचन के समय ये दोनों कहना चाहिए यहाँ पर जाते हैं। अब संयोगवश यदि कहना चाहिए ये वाले जो स्पर्म होते हैं इनके शरीर में प्रविष्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, XX फीमेल बनेंगे।
यदि संयोगवश ये वाले क्रोमोसोम इनके शरीर के अंदर जाती है तो क्या बनेंगे, वाई है तो ये मेल बनेंगे। ठीक है, ये केवल कहने की एक संयोग होती है कि अंडाणु के अंदर इन दोनों शुक्राणु में से कौन अंदर प्रविष्ट करेगा। जैसे ये प्रविष्ट करती है लगभग कहना चाहिए 2.5 घंटे में फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, मतलब 2.5 घंटे में कि मेल बनेगा कि फीमेल बनेगा इसका निर्धारण हो जाता है। क्लियर। लेकिन आजकल कहना चाहिए अंधविश्वास में गांव में ये देखा जाता है कि आजकल बहुत कहने की जो पारिवारिक दंपत्ति होते हैं, ठीक है, वो कहना चाहिए किसी कारणवश या फिर किस कारण वैद्यराज के पास जाते हैं, अंधविश्वास में किसी के पास जाते हैं, वैद्यराज बोलते हैं कि मैं जड़ी बूटी देता हूँ, मेडिसिन देता हूँ, आज तक मेरे मेडिसिन को जो भी लिए हैं तो उनके यहाँ सभी के यहाँ मेल उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, और वो वास्तव में एक केवल संयोग होता है, वास्तव में उसके मेडिसिन या उसके जड़ी बूटी के कारण नहीं हुआ रहता है मेल, क्योंकि यहाँ पर तो केवल 2 ही संभावना है, या तो 50% संभावना है मेल बनेंगे या फिर 50% संभावना है फीमेल बनेंगे, तो केवल 2 ही संभावना है। तो केवल वो संयोग वश हुआ रहता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की क्रिया तो 2.5 घंटे में हो गया है। ठीक है, तो जो वैद्यराज होते हैं जो मेडिसिन देते हैं प्रेगनेंसी के 1 माह बाद 1.5 माह बाद देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो निर्धारण हो चुका है, तो यदि कहना चाहिए फीमेल बन चुके हैं तो क्या 1.5 माह बाद मेडिसिन लेने से तो क्या वो मेल बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। क्लियर। तो ये कहना चाहिए सेक्स डिटर्मिनेशन है। क्लियर। आप लोगों को बताता हूं, मैं पिछले वीडियो में ये नहीं बता पाया था ट्विंस के बारे में। ठीक है, जो जुड़वा बच्चे बनते हैं, ट्विंस बनते हैं, उनके बारे में मैं पिछले वीडियो में आप लोग को नहीं बता पाया था। तो ये ट्विंस कहने चाहिए 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, पहला होता है मोनोजाइगोटिक, दूसरा भी होता है मोनोजाइगोटिक, और तीसरा होता है डाइजाइगोटिक। ठीक है, मोनो मतलब 1 और डाई मतलब 2। ठीक है जी, तो यहां पर देखते हैं ट्विंस मतलब जुड़वे बच्चे कैसे बनते हैं। मोनोजाइगोट 1 जाइगोट बनेगा, मोनोजाइगोट 1 जाइगोट बनेगा, डाइजाइगोट 2 जाइगोट बनेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर कहना चाहिए एक क्या है, फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। क्लियर। ये जो फीमेल है इसमें कहना चाहिए oogenesis के दौरान मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान 1 अंडाणु बनेंगे। ठीक है, कितने बनेंगे इसमें, अंडाणु की संख्या केवल 1 बनेंगे। ठीक है, और इसमें कहना चाहिए स्पर्म बनेंगे। ठीक है, ये स्पर्म कहने की इनके शरीर के अंदर जाती है, मतलब शुक्राणु अंडाणु के शरीर के अंदर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डिप्लॉयड जाइगोट। ये डिप्लॉयड जाइगोट ही आगे चलकर विभिन्न क्रिया होने के बाद चाइल्ड के निर्माण करते हैं। क्लियर। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। तो यहाँ पर मैं बता रहा था ट्विंस जुड़वे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रारंभिक दौर में डिप्लॉयड जाइगोट बना है। ठीक है, ये आगे चलकर विभाजन क्रिया होती है तो यहाँ पर ब्लास्टोमियर्स सेल्स बनेंगे। ब्लास्टोमियर्स सेल बनेंगे। ठीक है, ये सेल्स का नाम है ब्लास्टोमियर्स सेल। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट बनेंगे, क्लीवेज होगा, मोरुला होगा, ब्लास्टुला होगा, गेस्ट्रुला होगा। क्लियर। तो यहाँ पर क्या बनेंगे, ब्लास्टोमियर्स सेल्स बनेंगे। तो ये जो ब्लास्टोमियर सेल बने हुए हैं, ठीक है, ये आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ये एक सेल है। ठीक है, इनका कहना चाहिए
फीमेल का अंडाणु और इनका शुक्राणु दोनों आपस में निषेचन क्रिया करते हैं और डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। ये डिप्लॉयड जाइगोट आगे चलकर विभाजन करते हैं, मतलब क्लीवेज करते हैं और ब्लास्टोमियर्स सेल्स बनाती है। एक सेल से बना हुआ है, ठीक है। ये सेल्स आगे चलकर दो भागों में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब ऐसे बढ़ती है जैसे कि कॉपीराइट जैसे, डुप्लीकेशन। जैसे कि हम लोग मान लो किसी पुस्तक, किसी पन्ने का हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं तो सेम उसका 2 प्रति मिल जाता है, डुप्लीकेट प्रति मिल जाता है। तो उसी प्रकार से ऐसे ये कॉपीराइट होते हुए 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर कहने की आगे चलकर दो भ्रूणी सेल्स बनेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो ये है मोनोजाइगोट का उदाहरण, मतलब एक जाइगोट बने हैं। यहाँ पर कितने बने हैं, एक जाइगोट बने हैं। ये डिप्लॉयड जाइगोट तो केवल कोशिका का नाम है, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, 46 हो गई, जिसके कारण डिप्लॉयड जाइगोट बोला हूँ, ठीक है। मतलब ये एक ही जाइगोट है ये, ठीक है। ये जाइगोट आगे चलकर क्या बनाती है, ब्लास्टोमियर सेल्स बनाती है। इस ब्लास्टोमियर सेल्स में क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। तो 2 आगे चलकर भ्रूणी कोशिका बनेंगे और यहाँ पर 2 बच्चे बनेंगे, ट्विंस, जुड़े बच्चे, और दोनों एक जैसे रहेंगे, या तो दोनों मेल रहेंगे या फिर दोनों फीमेल रहेंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बने अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद, तो यहीं पर या तो ये मेल बने या फिर फीमेल बने, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन यहीं पर हो गया है। तो मान लो कहने चाहिए क्या बने थे, मेल बने थे। तो जब ये कॉपीराइट होकर ये 2 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, कॉपीराइट होकर 2 ब्लास्टोमियर्स बनेंगे। अब ये आगे चलकर कहना चाहिए चाइल्ड बनाएंगे, और ये भी क्या बनाएंगे, आगे चलकर चाइल्ड बनाएंगे। 2 बच्चे उत्पन्न होंगे, तो दोनों एक दूसरे से 100% समान होंगे। या तो दोनों मेल बनेंगे या फिर दोनों फीमेल बनेंगे, क्योंकि सेक्स का डिटर्मिनेशन यहीं पर हो गया था। तो या तो दोनों मेल बनेंगे या फिर दोनों फीमेल बनेंगे। दोनों का जीनोटाइप और फिनोटाइप लगभग पूरी 100% समान रहेगा। मतलब दोनों को आप आसानी से विभक्त नहीं कर सकते। गांव में देखे होंगे कई जुड़े बच्चे होते हैं, ट्विंस होते हैं, या तो दोनों मेल होते हैं या फिर दोनों फीमेल होते हैं, और दोनों 100% एक समान दिखाई देते हैं। कई बार दोनों को पहचानने में कहना चाहिए मुश्किल भी होता है। क्लियर, तो ये हो गया मोनोजाइगोटिक। इसका दूसरा नाम कहा गया है आइडेंटिकल कहा जाता है इसको। इसका दूसरा नाम क्या दिया गया है, आइडेंटिकल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस या फिर मोनोजाइगोटिक। क्लियर, ये भी मोनोजाइगोटिक है। इसका दूसरा नाम बता रहा हूं मैं, इसका दूसरा नाम है सियामीज, क्योंकि सियामीज नामक देश में इसको पाया गया है, ठीक है। इसका और दूसरा नाम होता है कॉन्जॉइंट। इसका एक और नाम होता है कॉन्जॉइंट या फिर सियामीज। सियामीज एक देश का नाम है। ये कहने की सबसे पहले सियामीज नामक देश में पाया गया था, जिसका कारण इसको सियामीज कहा जाता है। और ये कॉन्जॉइंट, कॉन्जॉइंट मतलब होता है दोनों बच्चे इसमें जुड़े हुए पाए जाते हैं। ये भी मोनोजाइगोटिक है, ये भी मोनोजाइगोटिक। इसमें क्या होता है, इसमें ये दोनों ब्लास्टोमियर से 2 भागों में विभाजित हो जाएंगे, तो वहां पर 2 बनेंगे और दोनों एक जैसे रहेंगे। लेकिन इसमें विभाजन नहीं हो पाता है। ये जो सेल्स है विभाजन होने ही वाला होता है 100%, लेकिन 100% विभाजन नहीं हो पाता है। मान लो कहना चाहिए 90% विभाजन हो पाता है, ठीक है, और 10% विभाजन नहीं हो पाता है। तो इन दोनों कहना चाहिए एक दूसरे से जुड़े हुए पाए जाते हैं। 90% भाग अलग रहेगा और उसका कुछ भाग क्या रहेगा, जुड़ा हुआ पाया जाएगा। कई बार कहने चाहिए हम लोग व्हाट्सएप वगैरह में देखते हैं, 2 जुड़वा बच्चे रहते हैं, उनके शरीर का आधा हिस्से कहना चाहिए जुड़ा हुआ पाया जाता है, क्योंकि विभाजन होने ही वाला था लेकिन पूर्ण विभाजन नहीं हो पाया। कई बार कहना चाहिए 98% विभाजन हो जाता है, 2% जुड़े रहते हैं, तो उसको ऑपरेशन करके दोनों को क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। लेकिन मान लो कहना चाहिए विभाजन कितना हुआ है, 50% हुआ है, और 50% विभाजन नहीं हुआ है, ठीक है। तो नीचे के भाग कहना चाहिए आधे जुड़ा हुआ पाया जाएगा और आधे क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, और दोनों बच्चे कहने चाहिए एक साथ हमेशा जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है। ये बड़ी दिक्कत होता है इसमें, क्योंकि बचपना में ये देखा गया है दोनों का जीवन तो आसानी से खेलते कूदते व्यतीत होता रहता है, लेकिन जैसे ही कहना चाहिए ज्यादा उम्र के होते हैं तो विभिन्न प्रकार की इसमें दिक्कतें आती रहती है, क्योंकि हमेशा दोनों एक दूसरे से जुड़े रहेंगे
और कुछ भाग ही क्या रहेगा, अलग रहेगा। क्लियर। तो इसको क्या कहा जाता है, कॉन्जॉइंट ट्विंस, या फिर सियामीज देश में पहले पाया गया तो सियामीज। ये एक जाइगोट से बनेंगे। एक जाइगोट का मतलब होता है एक अंडाणु एक शुक्राणु, एक ओहम एक स्पर्म। इसमें भी क्या है, मोनोजाइगोटिक, मतलब एक ओहम और एक स्पर्म, और दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोजाइगोट, एक जाइगोट से। क्लियर। उसके बाद तीसरा है डाइजाइगोटिक, मतलब इसमें दो जाइगोट बनेंगे, इसमें दो जाइगोट बनेंगे। इसका दूसरा नाम होता है फ्रेटरनल ट्विंस, फ्रेटरनल ट्विंस, ये डाइजाइगोट होता है। डाइजाइगोट में क्या होता है, इसमें दो अंडाणु बनेंगे और दो शुक्राणु बनेंगे। ये मान लो कहना चाहिए फीमेल है और ये क्या है, मेल है। ठीक है। जनरली तौर पर हम लोग ये देखते हैं जो फीमेल होती है, जनरली तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि जो फीमेल होती है, ठीक है, उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हमेशा एक ही अंडाणु बनती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल हमेशा अल्टरनेट चलती रहती है, एक बार राइट ओवरी, एक बार लेफ्ट ओवरी। ठीक है, फिर राइट फिर लेफ्ट, और हर 14वें दिन में कहना चाहिए एक अंडाणु का क्या होता है, निर्माण होता है। लेकिन कभी कभार अनियमितता के कारण, ठीक है, उस फीमेल में कहना चाहिए 2 ओहम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये राइट साइड का ओवरी में और ये लेफ्ट साइड के ओवरी में। याद रखेंगे हमेशा, जनरली तौर पर 99% केस में, 100% केस में एक ही ओहम का निर्माण होता है। लेकिन किसी कारणवश मान लो कहना चाहिए 2 ओहम का निर्माण हो जाता है, मतलब राइट साइड के ओवरी में एक और लेफ्ट साइड के ओवरी में एक, मतलब 2 ओहम का निर्माण हो गया। अब कहने चाहिए ये जो फीमेल होते हैं, मान लो कहना चाहिए मेल के साथ संपर्क होते हैं, तो इधर से कहना चाहिए जो वेजाइना होती है, ठीक है, यहां से वेजाइना से जब शुक्राणु जाते हैं, यहां से जब शुक्राणु जाएंगे करोड़ों की संख्या में, ठीक है, तो इनसे फर्टिलिन और इनसे एंटी फर्टिलिन हार्मोन का सेक्रेशन होते हैं। तो आधे शुक्राणु इधर आएंगे और आधे शुक्राणु इधर आएंगे, तो एक शुक्राणु इसको फर्टिलाइजेशन करेगा और एक शुक्राणु इसको फर्टिलाइजेशन करेगा। ठीक है, क्योंकि 2 ओहम बन गए थे, तो ये भी एक जाइगोट बनेंगे और ये भी आगे चलकर क्या बनेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट बनेंगे, और ये भी क्या बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। ठीक है, इसी कारण इसको क्या नाम दे दिया हूँ, डाइजाइगोट, 2 जाइगोट, मतलब 2 अंडाणु 2 शुक्राणु फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये आगे चलकर कहना चाहिए विभिन्न क्रिया के बाद ये एक चाइल्ड का निर्माण करेंगे और ये भी आगे चलकर कहना चाहिए एक चाइल्ड का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर कहना चाहिए 2 बच्चे पैदा होंगे, तो ये हो सकता है मान लो मेल था, ये हो सकते हैं फीमेल है, या फिर ये हो सकते हैं मेल है, या फिर ये हो सकते हैं फीमेल है। मतलब इसमें कोई निश्चित नहीं है कि दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। क्लियर। और ये आपस में एक जैसे दिखाई नहीं देंगे, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि डाइजाइगोटिक है, ये अलग और ये अलग। इन दोनों में क्या होते हैं, 100% समान होते हैं, क्योंकि एक ही जाइगोट से विभाजन होकर बने थे, कॉपीराइट होकर बने थे। लेकिन यहाँ पर 2 अंडाणु 2 शुक्राणु है, तो दोनों इसमें अलग अलग दिखाई देंगे, दोनों का बाह्य रूप, जेनेटिक रूप क्या रहेगा, अलग अलग रहेंगे। क्लियर। ये हो गया आप लोगों का ट्विंस, इसको मैं पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था। क्लियर। अब आप लोग इसी के आधार पर समझ सकते हैं कि 3 जुड़े बच्चे, 4 जुड़े बच्चे, 5 जुड़े बच्चे कैसे पैदा होते होंगे। ठीक है, जैसे कि 4, यहाँ पर 2 तो बन गया। अब यहाँ पर जो जाइगोट बना हुआ है, यहाँ पर कहना चाहिए ये जो जाइगोट बना हुआ है, ठीक है, और ये भी कहना चाहिए ये जो जाइगोट बना हुआ है, तो यहाँ पर 2 बन रहे हैं।
अब इसी में आगे चलकर क्या हो गया, विभाजन हो गया। कॉपीराइट जैसे इनके समान विभाजन हो गया, तो ये भी आगे चलकर विभाजन हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएंगे, 2। और इसमें भी मान लो संयोगवश विभाजन हो गया, तो ये भी कितने बन जाएंगे, 4। लेकिन ये दोनों एक जैसे रहेंगे। यदि ये क्या बने थे, मेल बने थे, तो ये दोनों क्या बनेंगे, मेल बनेंगे। ये मान लो क्या थे, फीमेल थे, ये दोनों क्या बनेंगे, फीमेल बनेंगे। ठीक है, मतलब पहले 2 अंडाणु 2 शुक्राणु बना, मतलब 2 तो बना। अब इसमें इनके समान क्या हो गया, कॉपीराइट विभाजन हो गया, तो ये भी 2 बन जाएंगे, ये भी 2 बन जाएंगे। तो टोटल कहना चाहिए जुड़वे बच्चे की संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद आगे है, यहीं पर एक दिया था मैं, प्रेगनेंसी टेस्ट। ठीक है, गर्भधारण का टेस्ट करना है। यार कई बार हम लोग ये देखते हैं, पहले सुविधा नहीं था, कोई भी कहना चाहिए जो फीमेल होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो हम लोग पैथो ले जाते थे। वहां पर कहना चाहिए एक किट मिलता है, प्रेगा न्यूज या फिर अलग अलग कंपनी अलग अलग नामों से उसको बेचते हैं। उस प्रेगा न्यूज किट की सहायता से कोई भी व्यक्ति कहना चाहिए प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकता है। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जो फीमेल है, ठीक है, अब इनका कहना चाहिए हमको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। ठीक है, कि गर्भधारण है कि नहीं। क्लियर। अब कहना चाहिए फीमेल है और ये क्या है, मेल है। ठीक है, दोनों के बीच कहना चाहिए संपर्क होती है, तो इनका जो अंडाणु है और इनका जो कहना चाहिए जो शुक्राणु है, ये इसके अंदर प्रविष्ट कर गया। ठीक है, तो ये निषेचन हो गया। तो निषेचन होने के बाद में क्या बन जाएंगे, जाइगोट बन जाएंगे। ये जाइगोट ही आगे चलकर कहना चाहिए भ्रूण, और आगे चलकर कहना चाहिए चाइल्ड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो हमको ये जानना है प्रेगनेंसी टेस्ट। ये जो फीमेल है, ठीक है, मान लो कहना चाहिए ये यंग फीमेल है, जिसमें कहना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया हो रही है। ठीक है, मतलब इसमें ओहम का निर्माण हो रहा है। इस बीच कहना चाहिए इस फीमेल का संपर्क है, यदि कहना चाहिए मेल के साथ होता है, तो इनका कहने की जो स्पर्म होता है इनके शरीर में चली जाती है, मतलब फेलोपियन ट्यूब में, वही डक्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया। याद रखेंगे, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है ओही डक्ट, पुरानी नाम है मुलेरियन डक्ट। क्लियर। अब कहना चाहिए कि जो महिला है ये प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसको कंफर्म करना है। तो जब ये कहने की प्रेग्नेंट होती है, जब 1-1.5 माह का होती है, ठीक है, 1-1.5 माह हुई है, तब इनके कहना चाहिए यूरिन में एक हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है। ठीक है, उस हार्मोन का नाम होता है HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ठीक है, ये जो फीमेल है, मान लो कहना चाहिए फर्टिलाइजेशन होने के बाद कंफर्म करना है कि मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट है। ठीक है, तो ये जैसे ही कहने की प्रेग्नेंट होती है, 1 माह के अंतर्गत 30-35 दिन में इनके यूरिन में एक हार्मोन का सेक्रेशन होने लगता है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। इस हार्मोन का निर्माण कौन करेगा, प्लेसेंटा। फीमेल के शरीर में क्या पाई जाती है, अपरा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। इस फीमेल में ये प्लेसेंटा इसका सिक्रेशन करती है, इस हार्मोन का। अब कहना चाहिए एक प्रेगा न्यूज किट लेते हैं। प्रेगा न्यूज किट जनरली तौर पर कहना चाहिए 40 रुपया इसका रेट है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ रहता है। ये कहना चाहिए किट है ये टेस्ट करने का। ठीक है, अब इस फीमेल है, इनके यूरिन के कहना चाहिए 2-3 बूंद को। ठीक है, ये जो किट है इसमें कुछ ड्रॉप की सहायता से या फिर बिना ड्रॉप की सहायता से इस यूरिन को इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, 2-3 बूंद उसमें डाल देते हैं। क्लियर।
तो यहाँ पर कहना चाहिए रेड कलर आती है। इसमें कौन सी कलर आती है? रेड कलर आती है। यदि रेड कलर हुआ ये किड तो फीमेल क्या है? प्रेग्नेंट है। यदि रेड कलर नहीं आया, रेड कलर नहीं आया तो ये फीमेल कहना चाहिए प्रेग्नेंट नहीं है। क्लियर? उसके बाद है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, भ्रूणी विकास। ये जो भ्रूणी विकास है इसका मैं आप लोगों को ज्यादा अध्ययन नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को 3 वीडियो बनाया हूं उसमें। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों में बहुत ही क्लियर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इन सबको और अध्ययन कराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, जनरली तौर पर क्या होता है, ये है मेल और ये क्या है, फीमेल। दोनों के बीच क्या होगा, क्रॉस होगा। ठीक है, उसके पश्चात इनका अंडाणु और इनका शुक्राणु, कुल मिलाकर ये कहने चाहिए क्या बन गया, ये डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। पहले क्या होती है, कोपुलेशन की क्रिया इन दोनों के बीच, फिर ये डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। ठीक है, अब इस डिप्लॉयड जाइगोट में आगे चलकर कौन सी क्रिया होती है, क्लीवेज की क्रिया होती है। आगे चलकर कौन सी क्रिया होती है, मोरूला की क्रिया होती है। आगे चलकर कौन सी क्रिया होती है, ब्लास्टुला की क्रिया होती है। आगे चलकर क्या होती है, गेस्ट्रुला की क्रिया होती है। गेस्ट्रुला के अंत में कहना चाहिए 3 लेयर का निर्माण होगा, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। ये जो 3 लेयर बनेंगे यही कहना चाहिए शरीर के संपूर्ण ऑर्गनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो वहां पर टेबल में आप लोग देख लेंगे, 12वीं की पुस्तक में टेबल में दिया गया है, या फिर मैं 2-4 को बताया हूँ। एक्टोडर्म कौन से ऑर्गन का निर्माण करती है, मीजोडर्म कौन से ऑर्गन का निर्माण करती है, और एंडोडर्म कौन कौन से ऑर्गन का निर्माण करती है। इसको विशेष रूप से पूछा जाता है नीट में। ठीक है, कि इस ऑर्गन का निर्माण कौन से लेयर से होता है, इस ऑर्गन का निर्माण कौन से लेयर होता है, क्योंकि हमारे शरीर में 100 से अधिक ऑर्गन है। तो आपको याद करके रखना है, कम से कम एक्टोडर्म से 5 ऑर्गन याद रख लेना, मीजोडर्म से 5 ऑर्गन और एंडोडर्म से 5 ऑर्गन को याद रख लेना। आप लोग पिछले वीडियो को विशेष रूप से देखिए। क्लियर? उसके बाद गेस्ट्रुला से कहना चाहिए शिशु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, शिशु का निर्माण होगा, फीटस का निर्माण होगा। ठीक है, इसके बाद ये जो फीटस बनेंगे तो इसका आगे चलकर आप लोग उस पर विशेष रूप से देख लेंगे आप लोग, न्यूट्रिशन मतलब पोषण किनकी सहायता से होता है पिछले वीडियो में। तो इनका पोषण प्लेसेंटा से होता है। ठीक है, प्लेसेंटा मतलब अपरा। ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 4-5 कार्य करती है। क्लियर? वहां पर और बताया था एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली, अतिरिक्त भ्रूणी झिल्ली, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, एम्नियन कोरियन एलेंटोइस, एम्नियन कोरियन एलेंटोइस। एक योल का शक भी होता है, लेकिन योल का शक कहना चाहिए मानव में अवशेषी होता है, तो उसका कार्य नहीं है। तो 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन है, उसका आप लोग कार्य को क्लियर कर लेंगे। एम्नियन कोरियन एलेंटाइस का वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीनों के कार्य थोड़ा बहुत भिन्नता पाई जाती है, तो तीनों को आप लोग क्लियर कर लेंगे कि एम्नियन क्या कार्य करती है, कोरियन क्या कार्य करती है, एलेंटोइस क्या कार्य करती है। क्लियर? उसके बाद लास्ट में कहना चाहिए उसमें चाइल्ड बर्थ है। लास्ट में क्या है, चाइल्ड बर्थ, बच्चे का जन्म, डिलीवरी भी कहा जाता है, प्रसव भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग 2 हार्मोन को देख लेंगे, एक क्या होता है ऑक्सीटोसिन और एक क्या होता है रिलैक्सिन। एक हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा क्या होता है रिलैक्सिन। ठीक है जी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है, यहाँ पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का पश्च भाग, पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से 2 हार्मोन बनते हैं, एक होता है वेसोप्रेसिन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मिल्क सेक्रेशन का भी कार्य करता है।
माँ के शरीर में कहना चाहिए डिलीवरी के बाद, प्रसव के बाद जो मिल्क का सेक्रेशन होता है ये इसके कारण होता है, जिसके कारण इसको लव हार्मोन के भी नाम से भी जाना जाता है। रिलैक्सिन हार्मोन ये प्लेसेंटा से इसका सेक्रेशन होता है। ये दोनों कहना चाहिए चाइल्ड बर्थ के समय इनका सेक्रेशन होता है। यदि इनका सेक्रेशन नहीं हो पाएगा तो प्रसव आसानी से नहीं हो पाएगा और ऑपरेशन करना पड़ सकता है। क्लियर? तो ये क्या कार्य करेगा, ऑक्सीटोसिन यहाँ से सेक्रेशन होता है, फिर ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से वो कहाँ चली जाती है, गर्भाशय में चली जाती है। गर्भाशय की दीवार में कहना चाहिए क्या पाई जाती है, अनैच्छिक पेशियां। गर्भाशय की दीवार, जो गर्भाशय कहना चाहिए प्रसव के समय बड़ी है क्योंकि उसके अंदर में भ्रूण है, चाइल्ड है, तो गर्भाशय की दीवार में कहना चाहिए अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है। ठीक है, तो ये अनैच्छिक पेशियों में क्या पैदा करता है, ये संकुचन, संकुचन पैदा करेगा। गर्भाशय की दीवार जो बड़ी है उसमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय की दीवार में क्या करेगा, संकुचन पैदा करेगा, मतलब दबाने का कार्य करेगा। ठीक है, और ये रिलैक्सिन हार्मोन प्लेसेंटा से बनती है। ये कहने चाहिए फीमेल का कहने चाहिए जो योनि होता है, वेजाइना होता है, उसको ये फैलाने का कार्य करता है, मतलब शिथिल कर देता है। ठीक है, ये गर्भाशय की दीवार को संकुचन करेगा, दबाने का कार्य करेगा। और ये जो रिलैक्सिन होता है ये प्लेसेंटा से बनती है। ये गर्भाशय के नीचे में जो नलिका होती है, योनि द्वार होती है, उसको प्यूबिस सिम्फाइसिस को भी ढीली करती है और वेजाइनल मार्ग को भी क्या करती है, ढीली करती है। तो ऊपर से दबाव और नीचे से ढीली करती है। तो इन दोनों हार्मोनों के कारण कहना चाहिए आसानी से क्या हो जाती है, प्रसव हो जाती है। क्लियर? इतना बस लगभग दिया गया है, लेकिन कई बार कहना चाहिए यहाँ से प्लेसेंटा से क्वेश्चन आता है। कहाँ से क्वेश्चन आता है, प्लेसेंटा। अलग अलग जीवों में प्लेसेंटा क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप लोग कहीं पर पढ़े होंगे प्लेसेंटा क्या है, आप लोग कहीं पर सुने होंगे प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा कहना चाहिए मैमल्स की विशेषता है। प्लेसेंटा क्या है, मैमल्स की विशेषता है। मतलब प्लेसेंटा सिर्फ मैमल में पाई जाती है, मतलब फिश, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एविज किसी में भी नहीं पाई जाती है, केवल किसमें पाई जाती है, मैमल्स में। इसी कारण मैमल्स को क्या कहा गया है, प्लेसेंटेशन धारी, अपराधारी। लेकिन अलग अलग मैमल्स में ये क्या हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कई बार नीट में पूछा जाता है कि इसमें किस प्रकार का अपरा पाया जाता है, या फिर ये अपरा किस में पाया जाता है। क्लियर? तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ बता रहा हूँ। अपरा किसे कहते हैं, तो अपरा का अर्थ ये होता है, ये फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती है। फीमेल में जो ये मान लो कहना चाहिए, एक उदाहरण है ये मान लो कहना चाहिए यूटेरस है। ये मान लो क्या है, ये यूटेरस है, गर्भाशय है फीमेल। ठीक है, और ये वेजाइना है, और ये सर्विक्स है। इसको भी कई बार पूछा जाता है सर्विक्स को, हालांकि इसका कोई विशेष कार्य नहीं है। ठीक है, सर्विक्स ये यूटेरस और वेजाइना दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। ये कहना चाहिए वेजाइना योनि मार्ग है, और ये यूटेरस है, यहाँ पर एक सक्रिय नलिका होती है, इसको सर्विक्स कहा जाता है। क्लियर? अब ये मान लो कहने चाहिए यूटेरस है और ये भ्रूण है। ये कहना चाहिए माँ का गर्भाशय है और गर्भाशय में क्या है, भ्रूण है। तो इस भ्रूण में यहाँ पर क्या पाई जाती है, नाभि नाल पाई जाती है, इम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, नाड़ बोलते हैं इसको। अब ये यहाँ से नाभि नाल निकलती है और इस प्रकार से पूरी फैले हुई पाई जाती है, और इसी में एक दो और लेयर होती है, उसी को क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन। इसी के अंतर्गत एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस होती है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पढ़ रहे थे प्लेसेंटा। तो ये नाभि नाल है
तो यहीं पर ये जो आर्गन होती है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। ठीक है, ये क्या है, ये प्लेसेंटा है, एक आर्गन है, ये केवल मैमल में पाई जाती है। क्लियर। तो ये कहना चाहिए, इसका शाब्दिक परिभाषा होता है, ये जो भ्रूण होता है और ये गर्भाशय की दीवार होती है, भ्रूण और गर्भाशय की दीवार दोनों आपस में एक कनेक्शन की सहायता से जुड़ी हुई पाई जाती है। उसी कनेक्शन को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा। मतलब ये प्लेसेंटा ही इस दीवार और इसको जोड़ने का कार्य करता है। ये तो कहना चाहिए एक नाड़ है, अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेसेंटा और ये अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब नाड़, तो इनकी सहायता से ये दीवार और ये दोनों आपस में जुड़ी हुई पाई जाती है, इसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, यही कहना चाहिए HCG नामक हार्मोन का निर्माण करता है, जो प्रेगनेंसी टेस्ट के समय काम आती है। और यही प्लेसेंटा कहना चाहिए रिलैक्सिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है, जो कहना चाहिए प्रसव संबंधित हार्मोन है। क्लियर। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इस जीव में किस प्रकार से प्लेसेंटा पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोग याद रख लेंगे मानव में किस प्रकार की प्लेसेंटा होती है। मानव में पाई जाती उस प्लेसेंटा को कहा जाता है कोरियोनिक प्लेसेंटा या फिर हीमोकोरियन प्लेसेंटा। मानव की प्लेसेंटा किस प्रकार की होती है, कोरियोनिक प्लेसेंटा या फिर हीमोकोरियन प्लेसेंटा, मानव की प्लेसेंटा है। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। मानव की प्लेसेंटा किस प्रकार से होती है, कोरियोनिक प्लेसेंटा या फिर हीमोकोरियन प्लेसेंटा। ठीक है, मानव की प्लेसेंटा। कई बार पूछा जाता है जो खुर वाले जो एनिमल होते हैं, खुर वाले मतलब जो काऊ होते हैं, बफेलो होते हैं, या फिर कहना चाहिए जो गोट होते हैं, बकरी होते हैं। ठीक है, काऊ है, बफेलो है, गोट है, मतलब जो खुर वाले होते हैं, इसमें किस प्रकार की प्लेसेंटा पाई जाती है, इसको कई बार पूछा गया है। तो इसमें याद रख लेंगे आप लोग सिंडेस्मोकोरियन, सिंडेस्मो या सिंडेस्मोकोरियन प्लेसेंटा। ठीक है जी, सिंडेस्मो एन रहेगा, सिंडेस्मोकोरियन प्लेसेंटा, गाय में, भैंस में, बकरी में। ठीक है, एक बार पूछा गया था जो कहना चाहिए कर्नी हो रहा होता है। ठीक है, कर्नी हो रहा मतलब जो मांसाहारी होते हैं, टाइगर होते हैं, लायन होते हैं। ठीक है, उच्च मांसाहारी होते हैं। इसमें किस प्रकार की पाई जाती है, तो इसमें याद रख लेंगे आप लोग इंडोथिलियोकोरियन प्लेसेंटा। इसका है सिंडेस्मोकोरियन प्लेसेंटा, इसका है इंडोथिलियोकोरियन प्लेसेंटा। क्लियर। विलाई के आधार पर इनका अलग प्रकार से होता है। विलाई के आधार पर इनको 3 प्रकारों में बांट दिया गया प्लेसेंटा को। विलाई के आधार पर पहले 2 प्रकार है। एक है पहला नॉन डेसिडुएट और दूसरा होता है डेसिडुएट। नॉन डेसिडुएट और डेसिडुएट, ये आगे चलकर ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है जोनरी, उसके बाद होता है डिस्कॉइडल, उसके बाद होता है मेटाडिस्कॉइडल। ठीक है, विलाई के आधार पर ये 2 प्रकार का है। पहला है नॉन डेसिडुएट और दूसरा है डेसिडुएट। इसके ये आगे चलकर 3 प्रकार का होता है, जोनरी, डिस्कॉइडल और मेटाडिस्कॉइडल। तो जो मेटाडिस्कॉइडल होता है ये कहना चाहिए ह्यूमन में पाई जाती है, इसको भी याद रख लेंगे, ह्यूमन और मंकी में, मतलब बंदर में। ठीक है, मतलब
मानव में कोरियोनिक प्लेसेंटा भी पाई जाती है, हीमोकोरियन प्लेसेंटा भी पाई जाती है और मेटाडिस्काइडल प्लेसेंटा भी पाई जाती है मानव में। क्लियर? ये जो जोनरी होता है और ये डिस्काइडल होता है, ठीक है। ये जो जोनरी वाले होते हैं इसके अंतर्गत कुछ अन्य एनिमल में पाए जाते हैं और ये मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है जो रेट्स होता है, मतलब चूहा होता है, और जो रैबिट होता है ये इसमें पाई जाती है डिस्काइडल, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी को हम लोग याद नहीं कर सकते कि कुछ में याद कर सकते जो आने लायक होते हैं। जैसे मेटाडिस्काइडल को याद रख लेंगे और ये डिस्काइडल को भी याद रख लेंगे। क्लियर? और उसके बाद लगभग कहना चाहिए ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है ये लगभग समाप्त हो गया। पहले भी आप लोगों को मैं इसका 12 वीडियो बनाया था, ये आप लोगों के लिए शॉर्टकट तरीके से बताया हूँ, लेकिन कुछ चैप्टरों को मैं विस्तृत अध्ययन भी कराया हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में विस्तृत अध्ययन नहीं करा पाया था। क्लियर? तो आप लोग परीक्षा के लिए, टेस्ट देने के लिए आप लोग तैयार रहिए, ठीक है जी। आप लोग परीक्षा से मत भागेंगे, ठीक है। जो एग्जाम से भाग गया, छोड़कर चले गए, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बिना एग्जाम के आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। 10वीं का पढ़ाई होता है, लास्ट में एग्जाम होता है। 11वीं का पढ़ाई होता है, लास्ट में एग्जाम होता है। 12वीं का पढ़ाई होता है, लास्ट में एग्जाम होता है। वैसे तो एग्जाम कई बार होते रहते हैं, ठीक है। मतलब हर पढ़ाई के अंत में एग्जाम होना है। आगे चलकर आप लोगों को तो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन परीक्षा फाइट करना है, चाहे आपका नीट हो, चाहे जी हो, चाहे सर्विस के लिए हो, चाहे अधिकारी बनने के लिए हो, क्योंकि आजकल 99% सर्विस केवल कंपटीशन परीक्षा के आधार पर मिलती है। यदि परसेंटेज बेस में यदि मिलता है तो भी आप पढ़ाई करेंगे तभी आपका परसेंटेज अधिक आएगा। क्लियर? तो आप लोग कहना चाहिए मेरे जो 12वीं बायोलॉजी का वीडियो है उसको आप लोग अधिक से अधिक 2 बार 3 बार देखिए, अपने मित्रों को भी दीजिए, ठीक है जी। और आप उसमें कमेंट्स और लाइक जरूर करिए। ये मैं देखा हूँ कि आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है। आपको जो भी समस्या है आप नीचे में कमेंट से करके भेज दीजिए, ठीक है जी। मैं कहना चाहिए देर सवेर देखूंगा और रिप्लाई जरूर करूंगा। अभी तक कहना चाहिए किसी से भी शिकायत नहीं आया है कि मैं कमेंट से किया और सर हम लोगों को रिप्लाई नहीं किए, ठीक है। यदि मैं नहीं कर पाया तो आप कॉल भी कर सकते हैं क्योंकि समय का अभाव होता है। केवल ऑफलाइन वीडियो बनाना मेरा काम नहीं है, ऑनलाइन भी मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल भी जाता हूँ, स्कूल का कार्य भी करता हूँ, ऊपर से मेरा फैमिली भी है, तो लगभग चारों तरफ को देखना पड़ता है, ठीक है जी। फिर भी मैं अपने तरफ से प्रयास करूंगा आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा जितना ज्ञान है उतना आप लोग को देने का प्रयास करूंगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं जितने बायोलॉजी जानता हूँ, ठीक है, इसको तो मैं कहना चाहिए 42-43 साल की उम्र में मैं जाना हूँ। 20 साल पढ़ाने के बाद मैं जाना हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ज्ञान है उसको आप लोग अभी ही पा जाए। 12वीं फर्स्ट ईयर होते होते आप लोग मेरे से ज्यादा बायोलॉजी में एक्सपर्ट हो जाइए, ठीक है। आप मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट हो गए तो आपको सर्विस पाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? तब तक के लिए आज के लिए केवल इतना ही। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इकोलॉजी का जो चैप्टर बचा हुआ है उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तब तक ओके, बाय बाय।